हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज से मैं कराने वाली हूँ हमारे एग्ज़ाम यूजीसी नेट 2025 दिसंबर की प्रिपरेशन। ओके, तो सिंस ये एग्ज़ाम मैंने खुद निकाला हुआ है तो मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके का पैटर्न चेंजेस होता रहता है और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐड ऑन होते रहते हैं। तो अभी रफली हमारे पास 4 मंथ हैं। इन 4 महीनों में मैं पूरा एक एक करके सारी यूनिट कवर कराऊंगी। 1 to 10 यूनिट कवर कराऊंगी। ये फर्स्ट यूनिट है। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैं सीक्वेंस में सारी यूनिट कवर कराऊंगी। अगर आप भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेक श्योर कि मुझे फॉलो करते रहें और मेरी सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, एक भी मिस ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मैंने वही डाली हैं। इसमें कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं है और जो लास्ट में क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी। तो अगर आप मेरे साथ इस पूरी जर्नी में बने रहते हैं देन आई विल मेक श्योर कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी एंड मे बी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, मे बी नहीं हो जाएगा क्वालिफाई, क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ी है, जो चीज़ जिन रिसोर्सेज में मैं कंप्लीटली लाई करती थी वही रिसोर्सेज से मैं आपको पढ़ाऊंगी। वही सारी चीज़ें मैं अपनी पीपीटी और पीडीएफ में डाली हुई हैं और वही सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो देखो, हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट निकलवा लेना है। देखो, इससे क्या होता है ना, आपके पास एक हार्ड कॉपी रहती है तो आपको चीज़ें आसान रहती हैं। आपके टेबल पे जब रखा होगा तो आपको पता होगा अच्छा आज हमने लिबरलिज्म पढ़ लिया, आज हमने कंजर्वेटिज्म पढ़ लिया, मार्क्सिज्म पढ़ लिया, तो आपको एक टिक करते जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप फ़ोन पे कब तक खोलोगे और इस तरीके से आप बार बार पीपीटी खोल खोल के नहीं देख सकते, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो कुछ टिप्स ऐसी थी जो मैं आपको देना चाहूँगी। मैं यही करती थी, मैंने उसकी हार्ड कॉपी निकाल के अपनी टेबल पे रख ली थी। जो जो यूनिट और जो जो टॉपिक मेरे कंप्लीट हो जाते मैं उसको टिक करती जाती, तो इसका रिवाइज करती जाती। उसके अराउंड कोई भी क्वेश्चंस मेरा छूटना नहीं चाहिए या फिर उसके अराउंड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करती थी। तो कुछ कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप अगर मेरी फॉलो करेंगे देन मैं कह रही हूँ कि हाँ आपका हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और आप अगर खुद से कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो शायद मैं नहीं जानती हूँ देन आप उसको फॉलो कीजिए। मैं नहीं कहती कभी भी कंप्लीटली मुझे सुनिए जानिए, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि मैं अपनी इस 4th मंथ की पूरी जर्नी में पूरा सिलेबस कवर करना लूँगी और मैं मेक श्योर करूँगी कि हम 10 यूनिट्स इसी ड्यूरेशन में पूरी पढ़ लें और लास्ट में हम इसका कंप्लीट रिवीजन भी कर लें। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस पे बने रहना। ठीक है, मैं रोज़ एक नई वीडियो डालूंगी सारे टॉपिक्स की और इसके बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से आपको सारे मटेरियल, सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड देन यू हैव टू जस्ट टेक इट ऑफ। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहली यूनिट का सबसे पहला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है लिबरलिज्म। ओके, तो देखो जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ से पेन ले लेती हूँ ताकि मुझे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ऑफ कोर्स पेन तो हर किसी को बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे जिसका नाम है लिबरलिज्म, जिसको हिंदी में उदारवाद कहते हैं। ये कहाँ से आया, इमर्जेंस पढ़ेंगे इसका। ठीक है, इसके एसोसिएट थिंकर्स पढ़ेंगे, उनकी मेजर आइडियोलॉजी पढ़ेंगे और उनके वर्क पढ़ेंगे, किस किस वर्क में उन्होंने क्या दिया था और कौन कौन क्रिटिक है इसका। ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। देखो, लिबरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या, इसके ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, इसके कोर आइडियाज़ पढ़ने हैं, ये आपको पता होने चाहिए। थिंकर कौन कौन से हैं लिबरलिज्म में, उनके मेजर वर्क कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो व्हाट इज़ लिबरलिज्म? देखो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। ठीक है, देखो उदारवाद कैसे शुरू हुआ। 17, 18, 19, 20 सेंचुरीज़ में क्या था कि पूरी दुनिया में कॉलोनीज़ बनी हुई थी, ब्रिटिशर्स की, पुर्तगीज़ की, फ्रेंच की, स्पेनिश लोगों की। इन लोगों ने क्या रखा था, पूरी दुनिया को ना कॉलोनाइज़ कर रखा था। तो धीरे धीरे उन सारी कॉलोनीज़ में इंडिपेंडेंस की एक वॉइस निकल कर आई कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। जैसे कि इंडिया में बहुत लेट में हुआ ये, 20 सेंचुरी, 19 सेंचुरी में, जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ये सारे लोग थे जो इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। तो इसी भाग दौड़ में ये लोग हमेशा से रहे और आज हम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसी तरीके से जो यूरोप था जिसने सबको कॉलोनाइज़ किया था, वो भी कोई बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। उसकी कोई, अब जिस तरीके से आज आप यूरोप को देखते हैं, इतने लिबरल लोग रहते हैं, इतनी लिबरल आइडियोलॉजी है, इतना अच्छा सोचते हैं। जब भी हम कहते हैं ना कि कोई मॉडर्न है, कोई खुले विचारों का है, उसका डेफिनेटली मतलब यही होता है कि कोई वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है। अब वेस्टर्न आइडियोलॉजी से कैसे इन्फ्लुएंस है? अगर कोई मॉडर्न है इसका मतलब है उसको फ्री रहना पसंद है। अगर हम कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है या फिर मॉडर्न दिखना चाहते हैं, तो हम उसके अटायर से भी कभी कभी जज कर देते हैं जो वेस्टर्न में पहना जाता है। तो इस तरीके का हम समझें कि लिबरलिज्म आखिर क्यों आया, कैसे आया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और इनको लेकर कौन आया। इस लिबरलिज्म के पीछे देखो, हर आइडिया अपने पीछे कुछ ना कुछ ह्यूमंस के आइडियाज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक इवेंट है, ये नेचुरल इवेंट नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर इवेंट
किसी भी सेंचुरी का वेट कर रहा था तो अचानक से वो सेंचुरी आई और ये आइडिया सब में चलने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, जिनको एग्जिस्टिंग सिस्टम में कमियां दिखती हैं, उसका अल्टरनेट सिस्टम देखते हैं। पुराने ज़माने में जब ग्रीस में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को, तो उसमें देखो एथेंस में प्लेटो होते हैं, अरिस्टोटल, उन्होंने भी क्या किया था, ये जो पावर थी, जो सोवराइन नेशंस थे उस टाइम के, उनको क्या किया था, उनको चैलेंज किया था। ठीक है, इस तरीके की वॉइस हमेशा उठती आ रही हैं, उठती आएंगी। जब भी कहीं अनजस्टिस होगी तो लोग उसके खिलाफ ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो लिबरलिज्म क्या है। लिबरलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। तो देखो लिबरलिज्म क्या करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस करता है। इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब देखो क्या होता है, ये सारे की पॉइंट्स आप प्लीज़ इनको याद रखना कि लिबरलिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किन किन चीज़ों पर बात की जाती है। इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब होता है कि सारे जो इंसान हैं इस धरती पर, उन सबको फ्री होना चाहिए। कोई किसी का स्लेव नहीं होना चाहिए, कोई किसी के लिए काम नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या हो, वो पेएबल हो, मतलब उसकी जो सर्विस है, जैसे कि आज हम किसी के लिए काम करते हैं तो वो हमें पे करते हैं। ये नहीं कि उन्होंने हमें बंदी बना लिया है या हम उनके गुलाम है तो हम उनके लिए सर्विस कर रहे हैं क्योंकि हम तो गुलाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास लिबर्टी होनी चाहिए अपने मनपसंद खाना खाने की, अपनी जगह जाने की, अपने मनपसंद काम करने की। इस तरीके की लिबर्टी की बात करता है। एंड द कंसेंट ऑफ गवर्न, देखो जो लोग गवर्न हो रहे हैं उनकी कंसेंट होना ज़रूरी है। ये कब होता है, ये डेमोक्रेसी में होता है। देखो आज हमारे देश में किसकी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों है, क्योंकि हमने चाहा है उनकी सरकार बने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कभी उठ के आए अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ और उन्होंने बस ऐलान कर दिया कि आज से हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारी बात सारे लोग मानेंगे। ऐसा नहीं था। कैंपेन्स हुए, इलेक्शन हुए, इतनी रैलियाँ निकली, तब उन्होंने हमें कन्विंस किया कि वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। तो देखो इसमें कंसेंट किसकी लगी, हम आम जनता की, हम पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम हमारी कंसेंट से क्या बनी है, सरकार बनी है, और वो सरकार हमारी कंसेंट से हमें क्या कर रही है, गवर्न कर रही है। कल को अगर हमें नरेंद्र मोदी की सरकार पसंद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, उसको स्विच करने की ताकत रखते हैं, हम सारे लोग मिलकर। समझ में आ गया। एंड द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब सारे लोग समझते होंगे कि जो भी इंसान है वो सारे लॉ के नज़र में कैसे हैं, इक्वल हैं। जो सज़ा एक प्रधानमंत्री को मिलेगी वही सज़ा एक आम नागरिक को मिलेगी। अगर मर्डर करने के लिए 7 साल अगर सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है तो ऐसा नहीं कोई बड़ा आदमी होगा या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है वो बच जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सज़ा एक आम नागरिक को मिलेगी वही सज़ा उसको मिलेगी। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ पे हम बिलीव करते हैं। तो ये सारे किसके फीचर्स हैं, ये लिबरलिज्म के फीचर हैं। एंड एडवोकेट लिमिटेड गवर्नमेंट, और ये क्या एडवोकेट करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट कैसी होती है, देखो ऐसा नहीं हमने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को पता है कि हमें कौन कौन से एरियाज़ में वर्क करना है, हमें क्या क्या करना है और क्या क्या हमें नहीं करना है। क्योंकि वो अगर ज़्यादा काम करने लगेंगे तो उन्हें पता है, ज़्यादा काम का मतलब है अगर बुरे काम करने लगेंगे, डिक्टेटरशिप लाएंगे, अथॉरिटेरियन जमाने लगेंगे कि हमारी सरकार है, हमें कोई नहीं हटा सकता, ये हुआ, तो फिर हम उन इतनी ताकत रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बल पे कि हम उनको उखाड़ फेंक सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट पावर्स हैं। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी की बात करते हैं। ठीक है, सिविल लिबर्टी का यही आम नागरिकों की सुरक्षा की बात करते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, कहीं पिकनिक स्पॉट पे बैठे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें मार के भगा दे रहा है, कोई हमसे अभद्र भाषा में बात कर रहा है, इस तरीके का कुछ नहीं होगा जब तक हमारे पास क्या है, सिविल लिबर्टी है, सिविल प्रोटेक्शन है, किसके अंडर, गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो ये कुछ कोर आइडियाज़ हैं लिबरलिज्म के, इनको और डीप में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखो इसमें फिर से आगे इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है। ठीक है, मतलब कि हर इंसान समान है, हर एवरी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट की बात करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये तो छोटे लोग हैं या फिर ये लोग वैसे लोग हैं, थोड़े से कॉमन पीपल हैं तो इनकी लाइफ को हम ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं, नहीं, एवरी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट इन द आइज़ ऑफ द लॉ। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्रीडम, फ्रीडम होनी चाहिए सबके पास। देखो जितने जितने अच्छे आइडियाज़ हैं, जितने भी अच्छे आइडियाज़ हैं, सारे के सारे किस में, लिबरलिज्म में। बस लिबर्टी और लिबरलिज्म में का यही मतलब है कि जितने भी अच्छे अच्छे आइडिया हैं सारे इसी में आएंगे। देखो फ्रीडम किसकी होनी चाहिए, स्पीच क्यों नहीं, बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, रिलीजन की फ्रीडम होनी चाहिए, प्रेस की और असेंबली की। हम एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन पे कांग्रेस की पार्टी रहेगी या फिर बीजेपी की पार्टी रहेगी, नहीं। अगर हम कल को उठ के खड़े हो जाएं और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें फ्रीडम है ऐसा करने की, और ये फ्रीडम हमें कौन देता है, ये हमें भारत का संविधान देता है। ठीक है, तो इस तरीके की फ्रीडम की हम बात करते हैं। दूसरा हमने अभी आपको बताया रूल ऑफ लॉ
की बात करते हैं, जो कानून बना है उसकी बात करते हैं। सारी चीज़ें कौन कौन तय करेगा? कानून तय करेगा। सारे लोगों की सज़ा कौन तय करेगा? कानून करेगा। भीड़ तय नहीं करेगी, एक गांव की पंचायत तय नहीं करेगी, लोग तय नहीं करेंगे, समाज तय नहीं करेगा, ठीक है। आपने बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे मॉब लिंचिंग हो जाती है, कोई किसी को, मैंने एक रिसेंटली एक केस देखा था, कोई किसी को टक्कर मार दिया तो ना किसी की डेथ हुई, ना टक्कर मारने वाले को चोट लगी, स्टिल वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, उन्होंने उसको, कार वाले को बाहर निकाला, उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। तो इज़ दिस जस्टिस? लाइक आप कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हो? आपने एक की जान ले ली, मान लो उसका गलत स्टेयरिंग पे पैर नहीं रखा होगा या फिर कुछ भी हो गया होगा उसका, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी जान ले लेंगे, ठीक है। तो कभी भी ये चीज़ नहीं है, लॉ से ही हम गवर्न हो रहे हैं और इसी से होते आएंगे, ठीक है। एंड द कंसेंट ऑफ गवर्न, जो गवर्न हो रहा है उसका कंसेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कैसे कंसेंट है? मैंने अभी भी आपको पीछे बताया था कि अगर आज हम पे बीजेपी रूल कर रही है तो वो हमारी मर्जी से कर रही है, ना कि खुद की मर्जी से। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम तुम पे रूल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। हमने उन्हें चांस दिया हम पे रूल करने के लिए। तो जो गवर्न हो रहा है, गवर्न कौन हो रहा है? हम गवर्न हो रहे हैं, हम कॉमन पीपल गवर्न हो रहे हैं। हमने बीजेपी को चांस दिया कि तुम सत्ता में आओ, हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम क्या काम करते हो, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है। एक हाईएस्ट लॉ बुक होती है उस कंट्री में, जहाँ पे क्या होता है? लिबर्टी होती है, यहाँ पे लिबरलिज्म होता है। अब हम सब किससे गवर्न हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार किससे गवर्न हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रही है। इंटरप्रेट कौन करता है? इंटरप्रेट करता है जुडिशरी। जुडिशरी बताता है सरकार को कि तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिकमत, मतलब उसमें हक में कर रहे हो। इस तरीके की बातें कौन कहता है? हमारा जुडिशरी कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। दूसरा है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम क्या चीज़ होती है? सारे लोगों को अधिकार है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। मैंने आज एक यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं आपको यूजीसी नेट की पढ़ाई करा रही हूँ इसमें। तो मैंने किसी से परमिशन नहीं ली, मैंने किसी सरकार से नहीं पूछा कि क्या मैं पढ़ा सकती हूँ। मैंने अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं पूछा कि मैं क्या पढ़ा सकती हूँ। वैसे पता होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने किसी से नहीं पूछा। जनरली मैं बताऊँ कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी खुद की कॉग्निशन है इतनी कि मैं सोच सकती हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है या सही है। तीसरा इसमें लास्ट पॉइंट क्या है? टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म। देखो, टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आप पे चढ़ बैठा तो आप भी उस पर बराबर मारोगे, ठीक है। उसको किसके हवाले कर देना चाहिए? कानून के हवाले कर देना चाहिए, और वही आपको क्या देगा? वही आपको न्याय देगा। प्लूरलिज्म होना चाहिए, लाइक अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़ यू कैन हैव, ओके। ऐसा नहीं है कि आपके पास ओपिनियंस नहीं होने चाहिए, आप कुछ सोच नहीं सकते अपनी अकल से, लेकिन आपको जो बता दिया वही बता दिया, ठीक है। अब देखो, इसमें क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जो लिबरलिज्म है उसके दो डिवीज़न हो जाते हैं, क्लासिकल एंड मॉडर्न। देखो, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये 17th सेंचुरी में आया था, बहुत पुराना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, ये 17th सेंचुरी में आया था। आगे इसको मैंने डिटेल में डाला हुआ है, वो भी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले समझ लेना क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या फ़ायदा होता है, मतलब फ़र्क है। 17th सेंचुरी से पहले क्या था? पूरे यूरोप में ये आइडियोलॉजीज़ हैं जो मेनली क्या है? यूरोप में आई हैं, ठीक है। देखो, यूरोप में क्या था? वो किसी की कॉलोनी थे नहीं, हम लोग कॉलोनी थे, हमें इतना ज़्यादा अधिकार नहीं था। हम तो इसीलिए लड़ पाते थे कि सरकार हमें 2 वक्त का खाना दे दो, हम पे इतना टैक्स मत लगाओ, हमारी फसल ख़राब हो गई, हम इतना ही कर पाते थे। हमारे पास इतना नहीं था कि हम सोचें, बुक्स लिखें। लेकिन यूरोप के लोग कैसे थे? फ्री थे, ठीक है, क्योंकि उनकी कंट्री पे कोई रूल नहीं कर रहा था, उन्हें कोई स्लेव बना के नहीं रख रहा था, ठीक है। तो वो लोग इस तरीके के थे, उन्होंने बस ये पढ़ाई वढ़ाई डेवलप कर ली। उनके अचीवमेंट अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो कोई वैसा नहीं कह सकते हो कि हाँ ठीक है। अगर वो भी इंडिया में होते, ये जॉन रॉल्स इंडिया में होते, मार्क्स होते मे बी इंडिया में, तो इनके आइडियाज़ ऐसे फ्लरिश नहीं कर पाते। अगर इनकी अपब्रिंगिंग एक कॉमन फैमिली में होती तो नहीं हो पाता, क्योंकि उनको फ्री एनवायरनमेंट दिया गया, पढ़ने के लिए बहुत सारे सोर्सेज दिए गए, सोचने के लिए इस तरीके की हर चीज़ें प्रोवाइड की गई। इसलिए इनके पास क्या है? वैरायटी ऑफ आइडियाज़ हैं, और इस तरीके से क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म निकल कर आता है। तो सबसे क्लासिकल का मतलब होता है बिल्कुल जो स्टार्टिंग में हुआ था, ठीक है, जिसको हम क्लासिकल को हम एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्लासिकल उसको कहते हैं जो प्राचीन हो, पुराना हो, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं। तो 17th सेंचुरी में सबसे पहले लिबरलिज्म का आइडिया आया था कि एक लिबरल कंट्री क्या होती है, लिबरलिज्म होता क्या है, मतलब लोगों पे हमें इतना ध्यान क्यों देना चाहिए। वो इसलिए निकल कर आता था क्योंकि उससे पहले क्या था, यूरोप में, पूरे यूरोप में ना चर्च का राज चलता था। उसके जो पॉप या फादर जिसको कहते हैं, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, वो वहाँ के राजा को चलाया करते थे, और वो
वो राजा अल्टीमेटली फिर किसको चलाया करते थे, वहाँ की प्रजा को चलाया करते थे। ना वहाँ के लोग सोच सकते हैं, ना वहाँ के लोग किसी की अथॉरिटी पे क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो पूछ नहीं सकते हैं कि राजा आपने ये किया तो क्यों किया। राजा प्रीस्ट को नहीं पूछ सकता कि आपने बताओ कि ऐसा बताया तो क्यों बताया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीस्ट मतलब क्लर्जी क्लास थी, उसको कहते थे क्लर्जी। ओके, तो वो क्लास थी, वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड था, मतलब हर चीज़ पे। आप मतलब किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते, भगवान के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। वही बुक्स पढ़ते थे, उनको इंटरप्रेट करते थे, राजा के कान में भरते थे कि देखो ये लिखा है इन किताबों में, इसके अगेंस्ट कुछ मत करना। और राजा भी बेवकूफ़ उनके बातों पे चलते आते थे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा चली नहीं, ठीक है। 17th सेंचुरी में जब लोग बाहर जाने लगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, एडवेंचर पे जाने लगे लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से क्या हुए, वहाँ पे जाके कनेक्ट हुए, जब देखा अलग अलग तरीके की लाइफों में, तो उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें आई, ठीक है। उनके दिमाग में भी आया कि हम जब जिस तरीके से घूम पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, तो दुनिया के सारे लोग ऐसे होने चाहिए। जो गवर्नमेंट ने हम पे लिमिट लगा रखी है, इतना ज़्यादा हमें टाइट सिक्योरिटी में रखता है, ये नहीं होना चाहिए। और फ्री मार्केट होना चाहिए। फ्री मार्केट कैसा होना चाहिए कि हमारा जो मन करे हम वो कर सकें। आज हम अगर मान लो किसी चीज़ का बिज़नेस खोलना चाहे तो हम बिज़नेस खोल सकते हैं। अगर हम मान लो किसी चीज़ का आज ठेला लगाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हम अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहला ऐसा नहीं था, ठीक है। पहली क्लास से क्लास डिवीज़न थे, ठीक है। राजा के फैमिली वाले सारा राज करेंगे, प्रीस्ट की फैमिली वाले सारे प्रीस्ट बनेंगे, वो मौज करेंगे और वो करेंगे। और जो कॉमन पीपल हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल पीपल हैं, जो क्राफ्ट पर्सन हैं, फार्मर हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, कारपेंटर हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे और वो अपने ऑक्यूपेशन को छोड़ भी नहीं सकते। इस तरीके का पूरा सिस्टम डेवलप था। आपने अगर थोड़ी सी भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो इन सब चीज़ों के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो देखो, जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो इस चीज़ पे फोकस करता था कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो, मतलब इतनी गवर्नमेंट हो कि वो सिर्फ लिमिट करे अपने किसको, राइट्स को, अपने राइट्स को, ना कि हमारे राइट्स को। क्या है उसके राइट्स, उसके राइट्स के हम गवर्न करेंगे, जो पनिश करे मतलब हम उसको सज़ा देंगे, ये करेंगे। तो इसमें क्या था कि वो ना अपने लिमिट कर दे चीज़ों को, ठीक है। कि अगर किसी ने चोरी की है तो ये नहीं उसको फांसी पे टंगा दे, ठीक है। किसी ने चोरी की है तो उसको वार्निंग दे के छोड़ दे, इस तरीके से। दूसरा क्या है, फ्री मार्केट हो, ठीक है। जो जैसा काम करना चाहे उसको वैसे संसाधन प्रोवाइड हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन तुमने इतना बढ़ा दिया है, अपने भाई भतीजों को लगा दिया है मार्केट में कि जो कॉमन पीपल है वो करना भी चाह रहे हैं तो वो नहीं करवा, ठीक है। ये नेगेटिव लिबर्टी की बात करता है। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी समझ लेना। जो नेगेटिव लिबर्टी होती है उसका मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट को उड़ा दो तो वो क्या होगी, नेगेटिव लिबर्टी। तो ये चीज़ें याद रखना, यहाँ पे बिल्कुल भी गवर्नमेंट नहीं है, वो क्या है, नेगेटिव लिबर्टी है। और यहाँ गवर्नमेंट है वो पॉजिटिव लिबर्टी, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का आइडिया चलने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 21st सेंचुरी में मॉडर्न लिबरलिज्म आया। अब देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म में कुछ कमियां रही होंगी तभी मॉडर्न लिबरलिज्म आया। ऐसा तो है नहीं कि क्लासिकल लिबरलिज्म बहुत अच्छा चला था बट स्टिल किसी के दिमाग में आया कि नहीं नहीं ऐसा करते हैं, हम मॉडर्न लिबरलिज्म पर स्विच करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? जब क्लासिकल लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया होगा, उसकी कमियाँ बताई हुई हों, देन लोगों ने स्विच किया होगा किस पे, मॉडर्न लिबरलिज्म पे। देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या था, फ्री मार्केट था, नेगेटिव लिबर्टी थी, सरकार किसी पे ध्यान नहीं दे रही। अब देखो, नेगेटिव लिबर्टी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, लिमिटेशन जो मैं बता रही हूँ। आप एक ऐसी सिचुएशन रखो, यहाँ पे सारे लोग फ्री हैं, मतलब आप फ्री हो, ठीक है, आपके दुश्मन फ्री हैं और गवर्नमेंट फ्री है, गुंडे फ्री हैं, लोफर मवाली सारे लोग फ्री हैं। डू यू एग्री कि बहुत अच्छी सिविल सोसाइटी बनेगी ऐसे, मतलब सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है किसी पे, कोई रूल्स ज़्यादा नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के नाम पे सब कुछ छूट दी जा रही है और सारे लोग इतने अच्छे हैं, हम एज अ ह्यूमन बहुत अच्छे इंसान हैं सारे ही लोग, ठीक है, कि हम एकदम सिविलाइज तरीके से रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। जैसे हमें पता लग जाए ना हमारे पास बहुत ज़्यादा आज़ादी है, आपका दुश्मन ना आपके घर में आके बैठ जाएगा, बोलेगा कि मेरा ह्यूमन राइट है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, बहुत सारे थिंकर्स ने इस पर विचार किया कि नहीं, ये चीज़ गलत है। देखो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहना चाहिए, गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा रहनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में या हमें रूल करते वक्त, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ही क्या हो जाएंगे, हम ही पूरी तरीके से अपने सिस्टम में कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस तरीके जब बातें निकल कर आई तब आया 20वीं सेंचुरी में ये मॉडर्न लिबरलिज्म। ये अभी भी कारगर है, अभी भी काम करता है। कैसे? स्टेट इंटरवेंशन फॉर वेलफेयर। देखो, स्टेट इंटरवेंशन का मतलब है यहाँ पे सरकार से है, ठीक है। सरकार हमें इंटरवेन कर सकती है, किस लिए? वेलफेयर के लिए। वेलफेयर कैसे? अब देखो, अभी भी मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मनरेगा पॉलिसी है, सरकार ने चलाई है, 2005 में चलाई थी, ठीक है। क्या है इसमें कि हम 100 दिन तक जो गरीब मजदूर किसान हैं उनको काम देंगे ताकि उनका खाना पानी चलता रहे। सरकार ने क्यों ये काम किया?
क्यों किया? भाई सरकार का काम है कि वो ऐसी मॉडर्न पॉलिसी चलाए जिससे उसके देश में भुखमरी की स्थिति पैदा ना हो, लोग ना मरें, जिनके पास काम नहीं है उनका भी खाना चलता रहे। इस तरीके से जब सरकार के मन में दिमाग में आया, और सरकार की ड्यूटी है, वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है IDPS में, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ऐसा काम करोगे जिससे क्या है कि स्टेबिलिटी बनी रहे, किसमें, तुम्हारे देश में। अगर तुम काम नहीं करोगे, वेलफेयर स्कीम नहीं लाओगे, तो जो गरीब हैं बेचारे गरीब और गरीब होते जाएंगे, और जब गरीब होंगे तो बेचारे ऑब्वियस सी बात है स्टारवेशन से या किसी बीमारी से ये ख़त्म होते जाएंगे। ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। अभी मैंने आपको नेगेटिव लिबर्टी बताया था जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरा मॉडर्न लिबरलिज्म किसकी बात करता है? पॉजिटिव लिबर्टी का। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल तो है, गवर्नमेंट आपके साथ तो रहेगी, लेकिन अच्छे काम के लिए रहेगी, बहुत ज़्यादा आपको पकड़ेगी नहीं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को टफ नहीं बनाएगी। जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी वहाँ वहाँ आपकी गवर्नमेंट साथ रहेगी। आप अकेले जा रहे हो, ठीक है, आपको किसी ने चोरी कर ली तो आपको गवर्नमेंट क्या, पुलिस भेजेगी, ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए आर्मी रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इम्पोज करती है गवर्नमेंट। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ऐसे आपके लिए तैयार करेगी या फिर आपको ऐसे एनवायरनमेंट रखी जहाँ पर आपके पास इक्वालिटी हो, किस चीज़ की, अपॉर्चुनिटी की। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये है कि सबको हक मिले, ठीक है, सबका है। अब जैसे कि UGC नेट के एग्ज़ाम है तो सारी कैटेगरी के लोग डालते हैं उसको, UGC में OBC वाले डालते हैं, जनरल वाले, SC ST सारे। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी का काम है। अब इसमें जो भी बेहतर कर जाएगा वो भाई ले जाएगा, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की बात करते हैं। इसको और डिटेल में मैंने डाला है, आगे वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन है जिनने इन लोगों की बात की, ये सारे ब्लैक एंड वाइट वाले टाइम के थिंकर्स हैं, ठीक है। देखो जॉन रॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे आता है। एडम स्मिथ का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जेरेमी बेंथम है, JS मिल है, TH ग्रीन है, सैया बर्लिन है, जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें JS मिल बहुत इंपॉर्टेंट, जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे थिंकर्स हैं जो किस में आते हैं, लिबरलिज्म में आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा खोद खोद के क्वेश्चंस नहीं देते हैं जिस तरीके से आप सोच रहे हो। आप अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लो ना, फिर भी इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कर ले जाओगे आराम से। बस ये कि इन सब की आइडियोलॉजी आप एक एक करके पढ़ोगे ध्यान से, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं। अब देखो जॉन रॉल्स, देखो कितने पुराने, 1632 से 1704 तक के हैं, और ये फादर कहलाए जाते हैं लिबरलिज्म के, क्योंकि इन्होंने ही शुरू किया था ये क्या, उदारवाद। इन्होंने शुरू किया था कि उदारवाद होना चाहिए, लोगों की सोच में क्या होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए। और ये कब होगा, जब वो फ्री होंगे, जब वो फ्री होंगे डिसीजेज से फ्री होंगे, जब वो फ्री होंगे कि एक्सेस मार्केट कंट्रोल से फ्री होंगे, वो बहुत ज़्यादा लोन से फ्री होंगे, सरकार से फ्री होंगे, तभी तो सोच पाएंगे। तो इस तरीके के सारे थॉट किसके दिमाग में आए, सबसे पहले ये आए थे जॉन लॉक के बारे में। इन्होंने बस स्टार्ट कर दिया, फिर इन पे ही पड़ गया कि यही कौन है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। देखो कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है मैचिंग में कि लिबरलिज्म के फादर कौन है, ओके, यूटिलिटेरियनिज्म के फादर कौन है, इस तरीके। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। इसमें मैं बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है। और इनका कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में ये आ जाता है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये इनकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, यहाँ पे इन्होंने लिबरलिज्म का आइडिया दिया था, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये इनका याद रखना काम, ठीक है। और इनके आइडियाज़ देखो क्या थे, इन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की थी। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, इनका मानना था कि एज अ ह्यूमन जब हम पैदा होते हैं तो हमारे खुद के कुछ राइट्स होते हैं। कैसे, लाइफ के राइट्स, किसी का हक नहीं कि हमसे हमारी ज़िंदगी छीन ले या हमें मार दे, ठीक है। दूसरा क्या है, लिबर्टी का राइट, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रॉपर्टी का राइट। प्रॉपर्टी का राइट देखो इसलिए इंक्लूड करते हैं, जब हम रहेंगे तो किसी जगह पे ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं आसमान में लटके रहेंगे, ग्रेविटी तो है भाई अर्थ पे, सारे बच्चे अर्थ पे ही आते हैं, ठीक है। तो जहाँ रह रहे हैं, जिस अर्थ पे, जिस लैंड पे हम सस्टेन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है दिस बिलोंग टू अस, ठीक है। इस तरीके का राइट था। प्रॉपर्टी राइट अभी क्या है, अभी हमारा प्रॉपर्टी राइट एक ह्यूमन राइट नहीं बना है, एक नेचुरल राइट नहीं बना है, क्योंकि एक लीगल राइट हो गया है, क्योंकि सरकार कहीं से भी हाईवे निकाल लेती है और आपकी प्रॉपर्टी छीन लेती है। पहले नहीं था, अब हो गया है। तो ठीक है, उसमें क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो एक सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि देखो ये घर मेरा है, वो घर तुम्हारा है, तुम अपने घर में रहोगे, मैं अपने घर में रहूँगा, तुम मेरे घर में कब्जा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे घर में। तो लोगों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कंसेंट है। दूसरा क्या, लोगों के बीच में कि लोगों ने डिसाइड किया कि आज से देखो हम भी रह रहे हैं, तुम भी रह रहे हो, तो हमें डिसीज ना हो, तो तुम ऐसा करो, अपने घर का कचरा ना नगर के बाहर फेंका करो, और मैं मेरे घर का कचरा ना वहीं फेंका करूँगी। तो लोगों में क्या है, एक म्यूचुअल कंसेंट है, ठीक है।
ठीक है, उन्होंने तुमसे कहा, तुमने उनसे कहा, और वेलफेयर किसका हो रहा है, सबका हो रहा है इसमें। तो इस तरीके की बातें निकल कर आती हैं जॉन लॉक के आइडियाज़ में। दूसरा ये भी लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होना चाहिए लोगों पे। एक्सेसिव कंट्रोल करेगा तो क्या है, पूरी तरीके से वहाँ के लोगों की इकोनॉमी है या लोगों का एनवायरमेंट है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। इस तरीके की बात कौन करते हैं, जॉन रॉल्स। दूसरे इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर आ जाते हैं एडम स्मिथ। देखो एडम स्मिथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमी के फादर हैं भाई, बहुत ज़्यादा इनको इज्जत दी जाती है उसमें। तो देखो इनका जो की वर्क है वो है द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने एक फ्री मार्केट की बात की थी, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन 1776। ये बुक भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती ही आती है। जॉन रॉल्स की बुक आपको पता लगी, एडम स्मिथ की ये पता लगी, तो इन सारी चीज़ों को क्या करना, नोटबुक में लिखते जाना, इनकी बुक्स के बारे में लिखते जाना, और कुछ नहीं है, ठीक है। और इनके देखो आइडियाज़ क्या हैं, इनके आइडियाज़ हैं इकोनॉमिक लिबरलेशन। ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं, कैसे, इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं भाई, इकोनॉमिक के टीचर हैं, तो इकोनॉमिक की बात करेंगे, ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जहाँ पे क्या हो, लिबर्टी हो, लोग अपने पसंद का काम कर सकें। लोग जस्ट अ मिनट, लोग अपनी पसंद का काम कर सकें, ठीक है, और उनके पास रिसोर्सेज हों, किस चीज़ के रिसोर्सेज हों, वेल्थ बनाने के, ठीक है। वो अगर चाहें कि मेरा काम, लाइक कोई कारपेंटर है, वो बोल दे कि मेरा काम कारपेंट्री से नहीं हो रहा है, मुझे ना स्विच करना चाहिए, मुझे कोई मिठाई का शोरूम खोलना चाहिए या फिर उसकी शॉप बड़ी सी खोलनी चाहिए, तो शायद मेरी फैमिली और अच्छे से क्या कर सके, रह सके, तो उसको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो ये काम कर सके, ठीक है। तो इस तरीके की बात कौन करते हैं, एडम स्मिथ बात करते हैं, जिसमें इनविजिबल हैंड्स की बात करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। मार्केट में जिसका जो मन करेगा वो प्रोड्यूस करेगा, अपने हिसाब से क्या करेगा, अपने हिसाब से उसके पैसे लेगा, दाम लगाएगा। देखो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसमें कई सारी कमियां निकल कर आई थी। अब आप खुद से देखो, अगर एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो आपको 10 रुपए का पेन 10 रुपए का ना मिल के 50 रुपए का मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। क्यों, हमारे घर की अर्थव्यवस्था कैसी है, चरमरा जाएगी, ठीक है। सारे लोग भी अपना प्रॉफिट करने के लिए सारी चीज़ों के प्राइसेस इतने हाई कर देंगे कि नॉर्मल पीपल उसको परचेज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक ये बैड आउटकम ये था। तो वो इनकी सबकी धीरे धीरे आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सब धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें साथ में बताती इसलिए जा रही हूँ कि ये क्लासिकल जो लिबरलिज्म था वो चल क्यों नहीं पाया, प्रेजेंट डे हमें स्विच क्यों करना पड़ा मॉडर्न लिबरलिज्म में, ठीक है। तो इनका ये था, लेकिन ये इनके आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सारे लोग कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात कौन करता है, एडम स्मिथ करते हैं। देन ओके हम मूव करते हैं आगे, जेरेमी बेंथम। अब देखो जेरेमी बेंथम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है लिबरलिज्म में। इनका कीवर्ड क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की। इनका ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे सारे लोग, यूटिलिटेरियनिज्म ये क्या होता है। इनका मानना था द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब हमें वही काम करना चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग संतुष्ट हों। मतलब मान लो एक जगह 5 लोग हैं, ठीक है, और एक जगह 10 लोग हैं, वो 10 लोग कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे कूड़ा, मतलब हमें हमारा सारा कूड़ा ना घर में रखना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए, और वो 5 लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमें ना सारा कूड़ा बाहर डालना चाहिए क्योंकि इससे डिसीज बनती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लोग ज़्यादा लोग जिस पक्ष में हैं उनकी वो बात माननी चाहिए। इनका ये मानना था, किसका, जेरेमी बेंथम का, क्योंकि इनका यही कॉन्सेप्ट था कि जो बहुत सारे लोग हो सकते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते, और जो कुछ फ्यू होंगे वो गलत होंगे। तो इनका यही मानना था जो ज़्यादा लोग जिस तरफ के भाग रहे हैं, मतलब पॉपुलर तरीके से भाग रहे हैं, जिस चीज़ को जो वो लोग जल्दी पकड़ रहे हैं, तो आपको उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो इनकी ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, जेरेमी बेंथम का ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं जे.एस. मिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इंडिया में आकर इंडिया में इंडियन रीजन की भी पढ़ाई की हुई थी इन्होंने, भारतीय महिलाओं के ऊपर, ठीक है। इनका देखो मेजर वर्क कौन रहता है, ऑन लिबर्टी इनकी बुक याद रखेंगे, ठीक है। और यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट किसका है, जेरेमी बेंथम का, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म जो किताब है वो किसकी, जे.एस. मिल के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कभी भी आपके उसमें क्वेश्चन आ जाए कि यूटिलिटेरियनिज्म बुक किसने लिखी है, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना, किस में लगाना है, जे.एस. मिल में लगाना है। लेकिन अगर यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो ये किस में लगाना है, आपको जेरेमी बेंथम में लगाना है। इनके आइडियाज़ क्या थे, इनके आइडियाज़ को समझेंगे। लिबर्टी इज़ एन एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इनका मानना था कि जो लिबर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस लिए, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया था। हार्म प्रिंसिपल क्या था कि अगर किसी भी तरीके की तो क्या बोला था उन्होंने हार्म प्रिंसिपल में, वो हम समझेंगे। देखो इनका ये मानना था
कि हम इस तरीके से अपनी लिबर्टी का यूज़ करें कि उससे दूसरों को नुकसान ना हो। यही तो हम आज करते हैं। हम अगर इन्जॉय करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे के इन्जॉयमेंट को हम मार देते हैं, खा लेते हैं। नहीं भाई, अगर जैसे कि इनका सिंपल सा मतलब था कि आप उस तरीके से अपनी लिबर्टी को एंजॉय करो कि दूसरा परेशान ना हो आपसे। अगर आप अपने रूम में पार्टी कर रहे हो, ठीक है, तो बगल वाले रूम को इतनी दिक्कत ना हो कि वो सो ना पाए या पढ़ ना पाए। आप अपना इंजॉयमेंट तब तक रखिए जब तक आप तक रह रहा है, ठीक है। आप अपनी चीज़ें ना दूसरों पे मत थोपिए या अपनी चीज़ें ऐसा मत कीजिए कि दूसरों को हर्ट कर रही हैं। अगर आपके लिए वो चीज़ इंजॉयमेंट है, मान लो दूसरों के लिए वो इंजॉयमेंट नहीं है, तो वो चीज़ आप मत करिए, ठीक है। अपने लिए कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप दूसरे के साथ वो चीज़ नहीं कर सकते, उस पर क्या है उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था कि लिबर्टी तब तक करिए जब तक वो आपको सूट करती है, लेकिन अगर वो चीज़ किसी और को हर्ट करती है देन वो हार्म प्रिंसिपल के अंडर आती है, और ऐसे और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरीके के एक्शंस होते हैं, वो पनिशेबल होते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट था। और ये वुमेन राइट्स की बहुत ज़्यादा बात करते थे। इनका मानना था वुमेन्स को इक्वल राइट देनी चाहिए, वोटिंग राइट देनी चाहिए, इस तरीके की बातें करते थे। काफ़ी भले इंसान थे। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टी.एच. ग्रीन। इसी डायरेक्शन में आगे के हमारे थिंकर हैं टी.एच. ग्रीन। देखो, जितने भी थिंकर्स मैंने पीपीटी में डाले हुए हैं उनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, उनके बाहर ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा गहराई में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इन सारी चीज़ों से। नॉर्मल पूछ लेंगे किसने कौन सा काम किया है, ठीक है, किसने पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात की है, किसने, और जो इनके मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। और इनके आइडियाज़ देखो क्या क्या थे। पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात करते थे। अब पॉजिटिव लिबर्टी क्या है बता चुकी हूँ, ठीक है। ऐसी लिबर्टी जिसमें क्या हो, स्टेट इंटरवेंशन हो, सरकार ध्यान दे कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, वरना ऐसे तो ऐसा हो जाएगा ना, हम कहीं जा रहे हैं, हमें 5 लोगों ने लूट लिया, सरकार हाथ खड़े किए हुए है, अब वो कहेगी कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या क्यों नहीं कर सकते हो, कहेंगे देखो तुम्हारे भी राइट्स हैं, तुम लेकिन तुम पिट रहे हो, और जो तुम्हें पीट रहा है उसके भी राइट्स हैं, ना हम उसमें कुछ कर सकते हैं और तुम पिट रहे हो, ना तुम्हें बचाने की में कुछ करते हैं। तो ये एक एकदम क्योस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ना सरकार हमें बचा सकती है, हम अगर अकेले हैं तो हमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम खुद से बच सकें। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा रकस क्रिएट हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक सोच है, एक विचार है। लोगों ने इसका जब काउंटर किया तब लोगों को समझ में आया, अच्छा हाँ ये बात सही कह रहे हैं, जब किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई पनिशमेंट की वो नहीं रहेगी, तो ये चीज़ गलत है। अगर ऐसा रहेगा तो कोई स्ट्रक्चर सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। भाई ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है, ह्यूमन नेचर बहुत नेगेटिव है, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए देखता है, अपना अपना भला देखता है। इतना ईगो सेंट्रिक होते हैं ह्यूमंस के, उनसे थोड़ा सा कुछ कह दो तो तुरंत भड़क जाते हैं, ये सब काम करने लगते हैं, ठीक है। इनका कीवर्ड याद रखेंगे, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये इनका काम है, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, रोल ऑफ स्टेट इन प्रमोटिंग इंडिविजुअल एंड मोरल डेवलपमेंट। रोल की बात, जब पॉजिटिव लिबर्टी की बात आई, ऑफकोर्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट की इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसमें, प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल मोरल डेवलपमेंट, जिसमें क्या होना चाहिए, हर इंसान का मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छा सोचे, अच्छा अच्छे से रहे, ठीक है, और जो सोसाइटी है उसमें शांति बनाए रखें, इसी तरीके की बात कहते हैं ये। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो टी.एच. ग्रीन थे उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी की बात की है। उसी तरीके से जो इससे बर्लिन थे उन्होंने 2 तरीके की नेगेटिव की बात की है। कौन कौन सी, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। देखो, इनका मानना था कि कुछ कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, हमें सरकार का इंटरवेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिसमें सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए। अब देखो, नेगेटिव लिबर्टी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगी, हम उसको नकारते हैं पूरी तरीके से। इस तरीके का हमारा एक सोच है, हमारी कॉन्सेप्ट है, नहीं चाहिए हमें बिल्कुल सरकार। कहाँ नहीं चाहिए, हम क्या पहनेंगे नहीं चाहिए हमें सरकार, हम क्या खाएंगे हमें सरकार नहीं चाहिए, हम क्या काम करेंगे हमें सरकार नहीं चाहिए, हम बाहर घूमेंगे हमें सरकार नहीं चाहिए, हम घर में अपने अपने तौर तरीके से रहेंगे, हमें सरकार इसमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें पॉजिटिव लिबर्टी चाहिए, कहाँ चाहिए, जब हम बाहर जाएंगे तो हम पे कोई अटैक नहीं करेगा, इसकी गारंटी हमें किससे चाहिए, सरकार से चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने उसको चुना है, हमने अपनी कंसेंट से सुना उसको चुना है। जहाँ हमारे साथ अन्याय होगा, हमें कोई मारपीट करेगा, हमें कौन बचाने आएगा, हमें सरकार बचाने, हमें उसमें सरकार चाहिए। हमें अगर मान लो कोई पेंडेमिक आ गया, कोई बहुत बड़ी महामारी चाहिए, हमें उसमें सरकार चाहिए। अगर मान लो कहीं बहुत ज़्यादा भूखा पड़ गया है, ठीक है, या फिर किसी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया, हमें उसमें क्या चाहिए, सरकार चाहिए। इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिवीज़न कर दिया था कि हमें किस किस एरिया में नेगेटिव लिबर्टी चाहिए और किस किस एरिया में हमें पॉजिटिव लिबर्टी चाहिए। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। देखो, बुक सारी इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट मैंने डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा बुक के चक्कर में पढ़ना मत कि ये पढ़ लो वो पढ़ लें, वरना अगर इसमें पढ़ गए तो करीब करीब मैं बता रही हूँ 300 से 350 किताबें हैं, कहाँ से याद करोगे, नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने यूजीसी नेट का जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने एक चीज़ देखी है पिछले पैटर्न में भी और इसमें भी,
वो लोग कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन उसके क्या होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, एक जैसे नहीं होंगे। अगर आपने उसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, 4 के आंसर दिए, अगर उसमें से आपको एक भी पता है ना, पूरा क्वेश्चन सही कर जाओ। सीरियसली बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं देखा मैंने एग्जाम में। अगर मान लो ए का फोर्थ है तो फिर बाकी के 3 ऑप्शन में कहीं भी ए का फोर्थ नहीं दिखेगा, अगर वो करेक्ट है तो। इस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई आराम से हो जाता है। तो ठीक है, हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कहाँ कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ नहीं दिमाग लगाना है, वो आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं मैं किसी 6 या 7 क्लास के स्टूडेंट को गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरी वीडियो आप देख लोगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको, और कुछ नहीं है। सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और सारे आइडियाज़, और आपको कॉन्सेप्ट भी पता लग जाए, कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से कैसे क्या है। ओके, अब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। जॉन रॉल्स को समझेंगे जी। ये नए हैं, 2002 में उनकी डेथ हुई है, तो मतलब ये नई है, नई कह रही हूँ मैं, कोई ना। इनका देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, ये क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है, थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी है। ये इनका जॉन रॉल्स का आइडिया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस का, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। इनका मानना है कि जहाँ जस्टिस है वही सिविल सोसाइटी है, वही वही हाईएस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। जहाँ पे जस्टिस नहीं है फिर तो सब बेकार है, कबाड़ा है, हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। अगर जस्टिस नहीं होगी तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं बनता है, कोई प्रिंसिपल नहीं बनता है कि हम ये बनाएं कि वो बनाएं, हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बना लें, हर चीज़ बना लें जिसको हम क्या कर सकें, कवर कर सकें, या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना लें, बहुत सारे पीपल आ जाए हमें गवर्न करने, कोई मतलब नहीं है अगर जस्टिस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लाए नहीं करता है। तो इनका ये मानना था। तो इनका पूरा जो आइडिया है, पूरी आइडियोलॉजी है, वो जस्टिस के अराउंड इवॉल्व करती है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। जस्टिस एज फेयरनेस, मतलब जस्टिस ही क्या है, फेयरनेस है। कैसे? आप किसी ने मर्डर कर दिया, उसकी मम्मी आई है, ठीक है, जस्टिस लेने के लिए। आप उनसे कहो अरे आप थोड़े अच्छे इंसान बनो, तुम ऐसा करो, माफ़ कर दो ना इसको, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अच्छे इंसान की। नहीं, ये गलत है। आप उस इंसान को क्या दो, जस्टिस दो। उसका बेटा गया है, उसको जस्टिस चाहिए, ना कि मोरल यहाँ पे कोई चाहिए उसको, कोई मोरल लेक्चर नहीं चाहिए इस तरीके से। तो जस्टिस, इसका मानना है कि किसी भी फॉर्म में जस्टिस हमें चाहिए ही चाहिए। हर हर जगह हमें जस्टिस अगर नहीं होगी ऐसे सोसाइटी में, तो ऐसे सोसाइटी बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, और ऐसे सोसाइटी का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बहुत अच्छा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस, ऐसा नहीं है कि पूछा जाता ही है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से याद आएगा। अगर ये आइडिया आपने समझ लिया तो आपको पता लग जाए, अगर स्टेटमेंट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको समझ अच्छा ये इससे रिलेटेड है। देखो मैंने ये चीज़ देखी, वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो आइडिया है वो इतने सारे टीचर्स ने मुझे समझाया था, मुझे किसी का समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे जब समझ में आया ना तो अपना समझ में आया। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ वेल ऑफ इग्नोरेंस का आइडिया क्या है। इन्होंने एक बहुत बहुत अच्छे से समझाया। मान लो एक सोसाइटी है, ठीक है, आप 5 लोग हो, ठीक है, मैंने आप 5 लोगों को पेपर्स पकड़ा दिए, ठीक है, 5 पेपर पकड़ा दिए अलग अलग, और मैंने आप लोगों से कहा है कि चलो एक ऐसी सोसाइटी बनाओ, अपने तरीके से सामाजिक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो आपको सूट करता हो। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया है कि आप उस सोसाइटी में कौन हो, ठीक है, लेकिन आप भी उसके पार्ट हो। मैंने इतना कह दिया है कि आप भी उस सोसाइटी के पार्ट हो, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि आप सोसाइटी में क्या हो। आप सोसाइटी में अमीर हो, कि आप सोसाइटी में गरीब हो, कि आप सोसाइटी में पैरालाइज्ड हो, कि आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आप चाइल्ड हो, कि आप ओल्ड हो। मैंने कुछ नहीं बताया, बस मैंने बता दिया कि आप हो सोसाइटी में। तो आपके अंदर पता है एक फियर रहेगा क्या, कि अगर बाई चांस मैं सोसाइटी में एज अ ओल्ड पर्सन निकल आया और मैंने सारे राइट्स, सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें अगर जो यंग पीपल हैं उनको दे दी तो मेरा क्या होगा। तो आप क्या होगा, नहीं 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 नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, एक ऐसा डिवीज़न करना चाहिए जिसमें ओल्ड पीपल्स की भी राइट हो, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप 5 के पेपर्स कलेक्ट करोगे ना तो आप उसमें ना इक्वालिटी देखोगे। किस तरीके से, क्योंकि तुम 5 के अंदर ना ये डर था कि कहीं अगर मुझे छोटा बता दिया और मैंने ही अपने आप को बता दिया अरे इस सोसाइटी में मुझे छोटे लोगों को दबाओ, छोटे लोगों को दबाओ, और जब तुम्हें पता लगा कि वो छोटे लोगों को दबाव की बात करो ना वो आप ही हो, तो आपको ना एक गिल्ट सा फील होगा, यार मैंने क्या कर दिया। तो सबसे बेस्ट यही है। देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर एक केक है, उसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो क्या, अगर जो केक काटेगा ना उससे ये बोल दो कि तुम केक काटोगे, लेकिन जो केक का पीस पहले उठाएगा, कौन उठाएगा, वो तुम्हारा दोस्त उठाएगा। तो इसमें 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो केक को क्या करे, इक्वली काटेगा। अगर उससे बोल दिया कि आप केक काटो और अपना हिस्सा ले लो, तो केक को अपना पीस ज़्यादा बड़ा करेगा और दूसरे का छोटा रखेगा। और अगर उससे बोल दिया कि तुम ऐसा करो, केक के 2 पार्ट्स कर दो, लेकिन पहला उठाएगा कौन, आपका दोस्त उठाएगा, तो वो इक्वल पार्ट्स करेगा। सिंपल सा है, चाहे वो उसके पास पहला हाफ आ जाए या फिर दूसरा हाफ आ जाए, दोनों को मिलना कैसा है, इक्वल मिलना है। तो बस यही इनका सिंपल सा वेल ऑफ इग्नोरेंस का आइडिया था।
और इनका डिफरेंस प्रिंसिपल का आइडिया क्या था कि समाज में मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्या है थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, कैसे जैसे एल्ड एज पीपल हो गए, ठीक है, वो लोग हो गए, कुछ ऐसे हैं बेचारे हैंडीकैप्ड हैं जो खुद से नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ डिसीज पर्सन है, तो उनके लिए क्या है थोड़ा अलग तरीके से इनके लिए सरकार क्या है उनके लिए थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन पॉलिसी ला सकती है, इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकती है, ठीक है, क्योंकि हम देखो अच्छे खासे हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कमा सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें क्या है थोड़ी सी ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की, तो इनने ये भी अलग कॉन्सेप्ट लिया था। अब देखो क्रिटिसिज्म निकल कर आता है, वही मैं आपको बता रही थी, ठीक है, एक एक करके। अब यहाँ पे देखो सारे इकट्ठे देखें क्रिटिसिज्म क्या निकला इनका, ओवर एम्फोसाइजिंग ऑन इंडिविजुअलिटी। इन्होंने बहुत ज़्यादा कह दिया कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल, तो उसमें ज़्यादा एम्फोसाइज कर दिया इंडिविजुअल को कि भाई हर इंसान समान है, हर इंसान को वो करना चाहिए। हम हर इंसान को समान कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। आज आप घर में बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अभी मैंने कह दिया कि सारे इंसान समान है, तो चलो इसी की सोच को लेते हम जितने भी जेल वेल में बंद डाकू गुंडे हैं सारे लोगों को छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे इंसान समान है। तो आपको लगता है कि आप एकदम से जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो कर पाओगे? नहीं भाई, वो तुम्हारे घर पे टूट पड़ेंगे आके, चोर चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, ये सारे काम करेंगे, ठीक है। दूसरा है नेगलेक्ट सोशल इनइक्वालिटी। तो इसमें क्रिटिसिज्म दूसरा देता है जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उसको क्या किया, नेगलेक्ट किया, उसको तो एड्रेस ही नहीं किया है। किस तरीके से एड्रेस नहीं किया है? मैं अच्छे घर से हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मुझे सारी चीज़ मिल रही है, अगर मुझे लिबर्टी मिल जाएगी, ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए, तो हो सकता है मैं अपने पैसे के दम पर अपने आसपास का पूरा मार्केट कैप्चर कर लूँ, ठीक है, सारी दुकानें मेरी चलेंगी, सारी जितने भी हैं ठेले वेले हैं सब्जी के फल के सारे मेरे चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग छोटे लोग हैं, मान लो मुझसे गरीब लोग हैं, वो बेचारे उनके पास इतने पैसे नहीं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, वो मार्केट में ही नहीं आ पा रहे हैं। भाई जो नॉर्मल पीपल अपने ठेले लगा रहे थे वो ही नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि मैंने ओवरकम कर लिया। किसके नाम पे ओवरकम कर लिया? लिबरलिज्म के नाम पे। भाई मुझे लिबर्टी है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सरकार का इंटरवेंशन है थोड़ा। मैं अगर 4 दुकानें लगा सकती हूँ तो सरकार ने क्या बोला है उस इंसान को कि तुम 2 दुकानें लगाओ, तुम भी अपना जीवन चलाओ, ठीक है, अपने परिवार चलाओ, अपने जीवनचर्या को इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये निकल कर आता है। दूसरा क्या है? एलिटिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, वही मैंने आपको समझा दिया अपने एग्जांपल से कि अगर ऐसा हो जाएगा तो जितने अमीर अमीर हैं उनका मॉडल बन जाएगा, उनकी डेमोक्रेसी चलेगी, उनकी सरकार चलेगी, अगर हमने ज़्यादा लिबरलिज्म ला दिया तो। इस तरीके से इसके क्रिटिक्स भी हैं जो ये सारी बातें कहते हैं, ठीक है। अब देखो लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी का क्या अंतर है, मतलब क्या अंतर नहीं है इसमें, क्या कनेक्शन है, क्या और वो चीज़ें। लिबरलिज्म सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो लिबरलिज्म है वो क्या सपोर्ट करती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, मतलब कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, उनके पसंद का नेता चुना जाना चाहिए, ठीक है, जो उनको असेंबली में क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ये कौन सपोर्ट करता है? ये लिबरल लोग सपोर्ट करते हैं, लिबरल आइडिया सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है? एम्फोसाइज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न करे। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द हाईएस्ट लॉ बुक ऑफ अ कंट्री एंड द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन होना चाहिए किसका? पावर्स का। कैसे पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए? लेजिस्लेटिव पावर्स अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर अलग होनी चाहिए, और तीसरा जुडिशरी पावर अलग होना चाहिए। दूसरा चेक्स एंड बैलेंसेस की एक चीज़ होनी चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस में देखो क्या है, अभी फिलहाल क्या होता है, सरकार कोई स्कीम निकालती है, ठीक है, तो उसकी काउंटर करने वाले विपक्ष होता है, ठीक है, तुरंत कह देता है अरे नहीं नहीं हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, तुम बेफिजूल का खर्चा कर रहे हो, तुमने पिछले साल भी बोला था कि तुम ये स्कीम लाओगे वो लाओगे, लेकिन तुमने कुछ किया नहीं, ठीक है, और तुमने किया भी तो उसमें इतने बेनिफिशरीज क्या हैं, फ्रॉड निकले। तो इस तरीके से एक चेक एंड बैलेंस बना रहता है, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है, हम आरटीआई डाल सकते हैं। अब कहीं भी जाते हैं, हमें अगर कोई भी चीज़ पता करनी है कि फलानी उसको पॉलिटिकल पार्टी को इतना फंड कहाँ से मिला, हमने आरटीआई डाल दी, ठीक है, हमें पता लग गया। ये सारी चीज़ें किसके? चेक्स एंड बैलेंसेस में आती हैं, ठीक है। एंड okay, so the conclusion from this chapter is liberalism has evolved over centuries. जो liberalism है उसका आइडियाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता रहा, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म से आज हम मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ आए हैं। किस लिए आए हैं? क्योंकि लोगों ने और सोचा, लोगों ने जब क्लासिकल लिबरलिज्म को डीप से पढ़ाई की, उसको सोचा, तो उसमें ही उन्हें क्रिटिक निकल आए, ठीक है, कि नहीं 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 ये सिस्टम ऐसा नहीं, ऐसे काम कर सकता है, ये सिस्टम ये ना इस तरीके से नेगेटिव रोल ले सकता है। तो इस तरीके से फिर क्या है, नई नई चीज़ें इवॉल्व हुई। कोई भी सिस्टम परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, और ऐसा सिस्टम ही बेहतर है। अगर जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल थॉट। आज भी क्या है, कंटिन्यू करता रहता है किसको? पॉलिटिकल थॉट को। अगर कोई आज भी हमसे बोलता है ना कि कंजर्वेटिज्म बढ़िया है, वो है, नहीं नहीं भाई, लिबरलिज्म सबसे बेस्ट है, अभी भी बोलेंगे, भले उसमें कितनी बुराइयां हो करते हो, बट लिबरलिज्म इज़ द बेस्ट। मुझे कहने की आज़ादी है, मुझे पढ़ने की आज़ादी है, मुझे सुनने की आज़ादी है, मुझे घूमने की आज़ादी है, और ठीक है, ये बेस्ट है सबसे ज़्यादा।
एंड द डेमोक्रेसी गवर्न ग्लोबली, और इसको भाई डेमोक्रेटिक जो पूरी दुनिया में चल रही है डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया में काम कर रही है। किस लिए कर रही है? क्योंकि वहाँ लिबर्टी है, ऑब्वियस सी बात है, लिबरलिज्म है, लोगों ने हक की आवाज़ उठाई है, लोगों ने बोला है हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए कंजर्वेटिज्म, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो अरिस्टोक्रेसी हो, ओलिगार्की हो, ठीक है। तो इस तरीके से लिबरलिज्म अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है एंड एसेंशियल फॉर यूजीसी नेट पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस सिलेबस ऑफकोर्स। तो ये पॉलिटी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारा इस वीडियो में कवर करा दिया। आपको इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, आई मस्ट से इस वीडियो को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेना। और वो नोट्स बनाने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मत बनाना नोट्स अपने, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे लिबरलिज्म है तो लिबरलिज्म एक पेज में आ जाना चाहिए आपका, ये नहीं कि पूरी पूरी कॉपी, क्योंकि जब एग्जाम आता है ना तो आपके पास कॉपी उठाने का टाइम नहीं होता है। अब मैंने पता है क्या कर रखा था, जब मैंने लास्ट में जब मैंने सारी चीज़ों की रिवीजन की हुई थी अपने एग्जाम के लिए, तो एक यूनिट का मेरे पास 2 पन्ने में पूरा सिलेबस था, पूरा लिबर्टी का ये सब। सोचो एक यूनिट का 2 पेज में था, और लास्ट में इतनी हेल्प हो गई थी ना, मैं जो चीज़ मैं पूरी नोटबुक में रिवाइज करती रहती बहुत टाइम तक, तो क्या होता तो उससे मेरा टाइम वेस्ट होता था, मुझे बहुत बुरी लगता यार कितने पेज बचे। लेकिन जब मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, क्योंकि जब मुझे सब चीज़ पता लगी तो मैंने शॉर्ट नोट उसी के बनाए थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे बुक्स के बना लिए थे, थिंकर के बना लिए थे, इस तरीके से बनाए। तो आप भी ऐसे नोट्स बना लेना, ठीक है, और इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ते रहना। आज मैंने लिबरलिज्म पढ़ाया, कल मैं दूसरी आइडियोलॉजी पढ़ाऊंगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लेना, मेरे साथ जुड़े रहना, मैं पूरा आपको एंड तक पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं सारी यूनिट कवर कराऊंगी टू द पॉइंट, कोई भी सिलेबस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ऐप से जाके कि कोई भी आप पेड सिलेबस ले लो उसमें हो जाएगा। ये यूजीसी नेट का एग्जाम इतना भी टफ नहीं आता है कि आपको किसी भी उसमें एनरोल कराना पड़े, आराम से कर जाओगे इसको, बस आप बने रहना और प्रिपरेशन इस तरीके से करते रहना। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।